नमस्कार दोस्तों, एल्फा ऑफिसर्स अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम देख रहे थे आरएएस मेंस के लिए रिवीजन मॉड्यूल। तो वो रिवीजन मॉड्यूल में हम आज एथिक्स का फाइनल लेक्चर कवर कर रहे हैं, लेक्चर नंबर 12। और माफ़ी चाहूँगा, मैं पिछले वाला जो लेक्चर हुआ उसमें थोड़ा-सा वॉल्यूम का इश्यू में भी हो सकता है, तो उसका थोड़ा-सा माफ़ी चाहूँगा। फिर लेक्चर 12 में आज हम बात करेंगे देखो एथिकल डिसीजन मेकिंग की, और जो उसके लिए कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं। फिर सोशल जस्टिस की बात करेंगे, ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न्स की बात करेंगे, फिर अकाउंटेबिलिटी इन गवर्नेंस और कोड ऑफ एथिक्स की बात करेंगे। ये हमारा फाइनल लेक्चर रहेगा। इसके बाद में हम लोग मोस्ट प्रोबेबली ऑडिट शुरू करेंगे, और ऑडिट के बाद में 3 सब्जेक्ट हमारे मैनेजमेंट क्या बच जाता है, मैनेजमेंट, लॉ और सोशियोलॉजी, जो कि सबसे ज़्यादा डिमांडेड सब्जेक्ट्स हैं, वो जो गूगल फॉर्म फिल अप कराया था उसमें। तो ये भी हम लोग कवर करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट वीक हम लोग ये फिनिश कर चुके होंगे, तो बचे हुए 15 दिन में आप मतलब कंप्लीट आपके रिवीजन के ही रहेंगे। खैर ये भी रिवीजन ही वैसे चल रहा है, पर बचे हुए 15 दिन में तो आप पूरी तरीके से रिवीजन पे ध्यान दें, कोई लेक्चर्स और नई चीज़ें ना देखें। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करते हैं एथिकल डिसीजन से। तो एथिकल डिसीजन है क्या? तो एथिकल डिसीजन जो है वो एक कॉग्निटिव प्रोसेस है दैट इन्वॉल्व्स इवैल्यूएटिंग एंड चूजिंग अमंग अल्टरनेटिव्स इन मैनर कंसिस्टेंट विद एथिकल प्रिंसिपल्स, रूल्स एंड वर्च्यूज। ठीक है, ऐसा कॉग्निटिव प्रोसेस जो इन्वॉल्व करता है क्या, इवैल्यूएट करना और चूज करना अमंग अल्टरनेटिव, जो आपके पास में जो भी अल्टरनेटिव्स अवेलेबल है। पर वो जो जो भी चूज़ आप करोगे, वो आपके एथिकल प्रिंसिपल्स और रूल्स और जो वर्च्यूज़ आपके सद्गुण हैं, उनके अनुसार होना चाहिए। फिर देखो, इट डील्स विद रिव्यू ऑफ ऑल अवेलेबल ऑप्शंस। जो भी आपके पास अवेलेबल ऑप्शन होंगे, उनका अपन रिव्यू करेंगे। फिर अपन जो उसमें से अनएथिकल जो व्यूज़ होंगे, उसको एलिमिनेट कर देंगे, या अनएथिकल जो ऑप्शंस होंगे, वो एलिमिनेट कर देंगे, और बेस्ट जो एथिकल अल्टरनेटिव होगा, उसको हम लोग चूज़ करेंगे। इसमें जो प्रोसेस है ऑफ मेकिंग एथिकल डिसीजन, इसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है? एक तो कमिटमेंट है, एक कॉन्सिक्वेंसेस है, और एक कॉम्पिटेंसी है। तो कमिटमेंट में देखो, डिजायर टू एक्ट एथिकली विदाउट बीइंग कंसर्न्ड अबाउट कॉन्सिक्वेंसेस इज कमिटमेंट। वेयर एज कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? नॉलेज अबाउट मॉरल प्रिंसिपल, वैल्यूज एंड डिजायर्स टू इंप्लीमेंट देम इन डे टू डे एक्टिविटीज। ठीक है, आप कह रहे हो कि आप रिव्यू करोगे ऑल अवेलेबल ऑप्शंस को, पर वो रिव्यू कब करोगे? जब आपको नॉलेज होगी मॉरल प्रिंसिपल्स की, एथिकल प्रिंसिपल्स की, वैल्यूज की, तभी तो वो रिव्यू कर पाओगे। फिर कॉम्पिटेंसी की बात करें तो अवेलेबिलिटी टू कलेक्ट एंड इवैल्यूएट इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन आपके पास में अवेलेबल होनी तो चाहिए, कोई आपको या तो अवेलेबल कराए, या फिर यू मस्ट बी कॉम्पिटेंट इनफ टू मेक देम अवेलेबल फॉर योरसेल्फ। फिर डेवलप ऑल्टरनेटिव्स एंड फोर्सेस पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेज एंड रिस्क। फिर देखो, आगे की एथिकल डिसीजन मेकिंग में देखो 7 प्रोसेस हैं। और जब आप जो केस स्टडी आप लिखोगे कभी, मतलब इसमें तो आज तक तो कभी पूछी नहीं है, हालाँकि सिलेबस में तो दिया हुआ है, तो भी यही एक प्रोसीजर होता है, ये फॉलो करना होता है, और इसी तरीके से वो लिखी जाती है। तो सबसे पहले अपन गैदर करेंगे क्या फैक्ट्स, फिर करेंगे डिफाइन करेंगे क्या एथिकल इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं, फिर आइडेंटिफाई द स्टेक होल्डर्स, कौन है प्राइमरी स्टेक होल्डर, कौन है जो डायरेक्टली अफेक्टेड है, और सेकेंडरी स्टेक होल्डर कौन है जो इनडायरेक्टली अफेक्टेड है। फिर आइडेंटिफाई द इफेक्ट्स एंड कॉन्सिक्वेंसेज फॉर दिस। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म व्यू पॉइंट हो सकता है, और पॉजिटिव और नेगेटिव व्यू पॉइंट कैन बी यूज्ड। वेयर एज पांचवा पॉइंट देखो, कंसिडर द इंटेग्रिटी एंड एथिकल वैल्यूज, है ना, इंटीग्रिटी के साथ में जो वैल्यूज हैं वो, और एथिकल वैल्यूज को कंसिडर करना है। क्रिएटिव पोटेंशियल ऑल्टरनेटिव, ऐसा ऑल्टरनेटिव जो जनरली अवेलेबल नहीं होता है, आप क्या ऐसा ऑल्टरनेटिव दे सकते हो, उसके लिए आप जो क्रिएटिव थिंकिंग आपकी एबिलिटी है वो काम आएगी। फिर डिसाइड करना है राइट एथिकल एक्शन, ये फाइनल स्टेप होगा। तो ये 7 स्टेप्स हैं किसकी? एथिकल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस की। फिर आगे बात करें तो फ्रेमवर्क क्या होगा फॉर एथिकल डिसीजन मेकिंग। तो अब हम बात करते हैं फ्रेमवर्क फॉर एथिकल डिसीजन मेकिंग की। एथिकल डिसीजन अपन को बनाना है, तो उसके लिए कोई तो ऐसा फ्रेमवर्क होगा जिसके बारे में हमको विचार करना पड़ेगा। तो व्हाइल टेकिंग एथिकल डिसीजंस या व्हाइल मेकिंग एथिकल डिसीजंस, फॉलोइंग व्यू पॉइंट शुड बी यूज्ड। और कौन-कौन से व्यू पॉइंट्स हैं? जैसे कि पहला है यूटिलिटेरियन अप्रोच, जो उपयोगितावादी अप्रोच हमने पहले बात की थी। आपको याद हो तो आप थोड़ा-सा कनेक्ट करने की कोशिश करना जेएस मिल के बारे में, जेरेमी बेंथम के बारे में। तो दैट डिसीजन इज एथिकल व्हिच इंश्योर्स ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल, है ना? मैंने आपको उपयोगितावाद जब हमने डिस्कस किया था तब भी बात बोली थी कि जब भी यूटिलिटेरियनिज्म आएगा तो ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल चिपका देना है बस। फिर राइट्स अप्रोच की बात करें तो दैट डिसीजन इज एथिकल व्हिच प्रोटेक्ट्स द राइट्स ऑफ ऑल एंड डज नॉट रिजल्ट इन वायलेशन ऑफ एनीवन्स राइट्स। किसी सबके राइट्स प्रोटेक्ट होने चाहिए, और किसी के भी राइट्स का हनन नहीं होना चाहिए, वायलेशन नहीं होना चाहिए। फिर जस्टिस अप्रोच है, तो उसमें दैट डिसीजन इज एथिकल व्हिच इज इम्पार्शियल एंड जस्ट, है ना? जो इम्पार्शियल होगा और जो जस्ट होगा, न्यायपूर्ण होगा, वो जस्टिस अप्रोच में आएगा, और वो एथिकल डिसीजन होगा। इक्वल्स मस्ट बी ट्रीटेड इक्वली, है ना? और सबको एक इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। फिर अप्रोच ऑफ यूनिवर्सल गुड, इसमें तो अपन ने जो सर्वोदय, अंत्योदय और लोक संग्रह जैसी बातें देखी थी, उनको एथिकल माना गया है। डिसीजंस इज दोज डिसीजंस आर एथिकल व्हिच एंश्योर्स व्हाट वेलफेयर ऑफ ऑल, सबका साथ सबका विकास, आपको पता है नारा। फिर वर्च्यू अप्रोच की बात करें, सद्गुण अप्रोच की, तो एथिकल डिसीजन शुड बी अकॉर्डिंग टू द वर्च्यूज। वर्च्यूज कौन-कौन से हो सकते हैं? जैसे एम्पैथी हो गया, विजडम, करेज, कंपैशन, टेम्परेंस, बहुत सारे और जो हमने पढ़े हैं, प्लेटो के टाइम पर पढ़े थे, और भी बहुत सारे हो सकते हैं।
तो ये क्या है, फ्रेमवर्क है एथिकल डिसीजन मेकिंग का। कौन कौन से व्यू पॉइंट्स हमको एथिकल डिसीजन मेकिंग के टाइम पर ध्यान में रखनी है, कौन कौन सी चीज़ें, चाहे वो उपयोगिता की दृष्टि से देखें, चाहे वो राइट्स से, जस्टिस से और यूनिवर्सल गुड के अप्रोच से या वर्चू अप्रोच से। फिर देखो एक टॉपिक है इसमें अलग से दिया हुआ है, जो अपने जो बड़ा टॉपिक देखा, अगर मैं सिलेबस की बात करूँ तो जस्ट अ सेकंड, हम लोग अच्छा यहीं पर लिखा हुआ है तो ये देख लेते हैं। तो हम एथिकल डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स की बात कर चुके हैं, तो सोशल जस्टिस एक टॉपिक अलग से लिखा हुआ है। तो अगर 2 नंबर 5 नंबर में पूछे तो ऐसे छोटे-छोटे टॉपिक्स से, मैंने तो आपको पहले भी कहा था कि बेसिक कांसेप्ट ये है कि सिलेबस उठाओ, सिलेबस के हर एक टॉपिक से 50 शब्द तैयार कर लो और आपका काम हो जाएगा। चलो एनीवे, वो सब हम लोग देखेंगे बाद में, पर अभी फिलहाल के लिए हम लोग देखते हैं सोशल जस्टिस का क्या कंसेप्ट है। तो कंसेप्ट ऑफ सोशल जस्टिस बिकेम, ये पॉपुलर कब हुआ? 19th सेंचुरी में। आपको पता है, आपने अगर वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी तो आपने देखा होगा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद में बहुत सारे इल इफेक्ट्स हमको देखने को मिले, जैसे कि सोशल इनइक्वालिटी बढ़ गई, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी भी बढ़ गई। आपको पता होगा जितने सारे ये आंदोलन हुए, जो चाहे कार्ल मार्क्स से लेकर के कम्युनिस्टों के जितने आंदोलन हैं, वो सब इस वजह से हुए कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने जो क्रिएट किया समाज में, सोशल इनइक्वालिटी हो चाहे इकोनॉमिक इनइक्वालिटी हो, जो गैप है, इनकम गैप मान लो, या फिर गरीब और अमीर के बीच का जो गैप है वो इतना ज़्यादा बढ़ चुका था। तो ये एक सोशल इनइक्वालिटी या इकोनॉमिक इनइक्वालिटी भी मान सकते हो। फिर इंक्रीज इन एक्सप्लॉयटेटिव एक्टिविटीज़, ठीक है? तो कैपिटलिस्ट और जो लेबर क्लास, 2 तरह की क्लासेस डिवाइड हो गई और उनका एक्सप्लॉयटेटिव एक्टिविटीज़ क्रिएट करने लग गए। फिर वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स होने लग गया। तो ये सारे इल इफेक्ट होने लग गए, तो इस वजह से सोशल जस्टिस का कंसेप्ट आया। टू रिमूव दीज नेगेटिव इम्पैक्ट, सोशल जस्टिस इज नेसेसरी। फिर बात करें द कंसेप्ट ऑफ सोशल जस्टिस, इसमें देखो 5 मेन प्रिंसिपल्स हैं। सबसे पहला तो है एक्सेस ऑफ रिसोर्सेज, है ना? सबको रिसोर्सेज का एक्सेस अवेलेबल होना चाहिए। रिसोर्सेज शुड बी अवेलेबल टू ऑल एंड नो वन शुड बी डिप्राइव्ड ऑफ रिसोर्सेज लाइक एजुकेशन, हेल्थ, फूड एटसेट्रा। फिर इक्विटी की बात करें तो रिसोर्सेज शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन जस्ट एंड फेयर मैनर, और गवर्नमेंट मस्ट गिव स्पेशल अटेंशन टू डिप्राइव्ड सेक्शन। तो ये इक्विटी है। ये देखो, इक्वालिटी और इक्विटी में थोड़ा सा डिफरेंस है ना? तो ये इक्विटी है यहाँ पे, ये समता की बात है, ये इक्वालिटी नहीं है, समानता नहीं है। फिर देखें अपन, तो ह्यूमन राइट्स की बात करो तो एवरीवन हैज अ राइट टू लिव लाइफ विद डिग्निटी, है ना? आर्टिकल 21, आर्टिकल 19 अपने को प्रोवाइड करता है, तो देयरफॉर नो वन मस्ट बी डिप्राइव्ड ऑफ ह्यूमन राइट्स। फिर पार्टिसिपेशन है, तो पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल मस्ट बी एंश्योर्ड एंड इन सोशल डिसीजन मेकिंग। और फिर इट मींस एवरीवन शुड गेट अप्रोप्रिएट रिप्रेजेंटेशन। जैसे कि आप डेमोक्रेसी में देखोगे तो डेमोक्रेसी में सबको रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है, हर 10 लाख पर एक सीट है अप्रॉक्सीमेटली। तो जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की पोजीशन है वो यही दर्शाती है कि सबको पार्टिसिपेशन करने का मौका मिल रहा है, चाहे जो पावर टू कास्ट योर वोट हो वो भी यूनिवर्सल फ्रेंचाइज है, सबको अवेलेबल है। तो इस वजह से ये पार्टिसिपेशन को दर्शाता है। फिर डाइवर्सिटी की बात करो तो डाइवर्स ग्रुप्स ऑफ सोसाइटी मस्ट बी रिस्पेक्टेड एंड देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन। कोई भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो ये 5 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं किसके? सोशल जस्टिस के। और ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल जस्टिस इज टू क्रिएट एन इगैलिटेरियन सोसाइटी, एक सोसाइटी जो मतलब इक्वालिटी पर बेस्ड हो, ठीक है? इन विच एवरीवन गेट्स इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड डिप्राइव्ड सेक्शंस गेट्स द सम प्रोटेक्शन एटलीस्ट, है ना? अपन ने जब यूटिलिटेरियनिज्म देखा था तो अपन ने बात की थी कि ये जो यूटिलिटेरियन कंसेप्ट है ये मेजॉरिटी के ऊपर तो फोकस कर रहा है, पर माइनॉरिटी की बात नहीं हो पा रही है। पर यहाँ पर स्पेशली हमने बात की है कि हमको समतापूर्ण समाज का निर्माण करना है, तो समतापूर्ण समाज में आपको जो डिप्राइव्ड सेक्शन है उसको स्पेशल अटेंशन देनी पड़ेगी, चाहे वो वुमेन हो, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो बूढ़े हों, चाहे फिर वो अदर कास्ट हो, बैकवर्ड क्लासेस हों, तो उन सबको आपको स्पेशल अटेंशन देनी पड़ेगी। फिर बात करें तो कुछ टाइप्स हैं जस्टिस के, चाहे वो प्रोसीजरल जस्टिस हो, इट इज़ एसोसिएटेड विद प्रोसेस, रूल्स एंड लॉज। इफ रूल्स एंड प्रोसेसेस आर जस्ट, अगर ये न्यायपूर्ण होंगे देन सोसाइटी में जस्टिस प्रिवेल करेगा। और फिर दूसरा है सब्सटेंटिव जस्टिस, तो इट इज फोकस्ड ऑन आउटकम, आउटकम बेस्ड होगा ये। इट सेज दैट जस्टिस कैन ओनली बी इंश्योर्ड बाय मेकिंग चेंजेस इन आउटकम्स एंड सर्कमस्टेंसेस। और सोशल जस्टिस जो है वो इसी से रिलेटेड है। फिर जॉन रॉल्स ने देखो इन दोनों को इंटीग्रेट किया है, और भारत में भी देखोगे तो आप दोनों में इंटीग्रेशन हमको देखने को मिलता है। जॉन रॉल्स अगर आपको याद हो तो थ्योरी ऑफ जस्टिस हमने किताब पढ़ी थी, हमने इन्होंने सोसाइटी को एक चेन से लिंक किया था। बोले ये सोसाइटी अगर चेन है तो आपको वीकेस्ट लिंक को बचाना है, स्ट्रॉन्ग लिंक पे आप नहीं भी ध्यान दोगे तो भी चलेगा, पर अगर बचाना है सोसाइटी को एज अ होल तो आपको वीकेस्ट लिंक पे ध्यान देना पड़ेगा। तो जॉन रॉल्स वाला आप ध्यान रखना है ना। ट्राई एंड कनेक्ट थिंग्स, जहाँ जहाँ पर कनेक्ट हो सक रहा है वहाँ वहाँ पर कोशिश करो कि आप कनेक्ट करो। अगर एथिक्स में कोई आंसर लिख रहे हो तो एथिक्स में, जैसे हम आगे एक टॉपिक देखेंगे अकाउंटेबिलिटी। अब हमने अकाउंटेबिलिटी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी देख लिया और एथिक्स में भी देख लिया, तो दोनों में कोई चेंज नहीं हो जाता है, मतलब इधर से उधर बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आपने एथिक्स में अकाउंटेबिलिटी पढ़ी है वो अलग होगी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ी है वो अलग होगी। तो ट्राई एंड कनेक्ट थिंग्स।
फिर देखें तो एक टॉपिक ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न्स या ह्यूमन कंसर्न्स दिया हुआ है अपने सिलेबस में, और देखो इजी सी बातें हैं, मैं बहुत ज़्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा। दोज कंसर्न्स विच अफेक्ट डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ ह्यूमन लाइफ, है ना, अलग अलग डायमेंशंस को इफेक्ट करता है, उसको ह्यूमन कंसर्न बोल देंगे। फिर इकोनॉमिक कंसर्न हो, चाहे सोशल कंसर्न हो, ग्लोबल कंसर्न हो, टेक्नोलॉजिकल कंसर्न हो या इंडिविजुअल कंसर्न हो, तो ये सारे कंसर्न्स आप देख लो। पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, ये सारे इकोनॉमिक हो गए। सोशल कंसर्न्स में डिस्क्रिमिनेशन आ गया, एक्सप्लॉयटेटिव जो नेचर होगा, इंटॉलरेंस, हेट्रेड और कम्युनलिज्म। ग्लोबल कंसर्न में पॉल्यूशन, टेररिज्म, सिविल वॉर, वेपन्स या फिर कोई पैंडेमिक हो गया। टेक्नोलॉजिकल में साइबर क्राइम है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। साइबर क्राइम तो आपको पता ही है, राजस्थान तो गढ़ हो चुका है अब साइबर क्राइम का, जो पूर्वी राजस्थान है। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, नैनो टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स। इंडिविजुअल कंसर्न्स में देखें स्ट्रेस हो, हेल्थ हो, एजुकेशन, लैक ऑफ मोरालिटी एंड स्पिरिचुअलिटी है। फिर टॉपिक है देखो अकाउंटेबिलिटी, है ना, ये छोटे छोटे लास्ट में टॉपिक्स थे, तो ये इनमें से है ना क्वेश्चन बनने के देखो चांसेस तो हैं, अच्छे खासे चांसेस है। और ये दूसरी बात क्या है कि इसमें कुछ भी कंसेप्चुअल नहीं है, आपको बस पढ़ करके जाना है, अपने शब्दों में उसको लिख करके आना है। तो अकाउंटेबिलिटी देखो क्या है, अकाउंटेबिलिटी इन गवर्नेंस इज नेसेसरी फॉर बैलेंस बिटवीन राइट्स एंड ड्यूटीज। राइट्स और ड्यूटीज के बीच में बैलेंस कब बनेगा, जब आपका उत्तरदायित्व कुछ होगा, जब आपकी जवाबदेही होगी किसी के प्रति। तो इट इंश्योर्स दैट राइट शुड नॉट बी मिसयूज्ड एंड ड्यूटीज शुड बी फॉलोड। कुछ कंपोनेंट्स बताए हुए हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एनफोर्सिबिलिटी और सेंसिटिविटी, अकाउंटेबिलिटी के ही कंपोनेंट्स हैं ये। सिविल सर्वेंट शुड अप्रोप्रिएटली एक्सप्लेन देयर डिसीजंस, रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए उसको, अपने जो डिसीजन मेकिंग है उसमें अगर कोई क्वेश्चन होता है तो वो एक्सप्लेन करने की एबिलिटी उसमें होनी चाहिए। फिर इन्फोर्सिबिलिटी है, तो इफ पर्सन वायलेट्स द ड्यूटीज देन प्यूनिटिव एक्शंस, है ना, लीगल एक्शन शुड बी टेकन अगेंस्ट हिम। फिर सेंसिटिविटी की बात करो तो ऑल एक्शंस एंड डिसीजंस मस्ट बी टेकन इन पब्लिक इंटरेस्ट। उसके आगे देखो टाइप्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी, फिजिकल अकाउंटेबिलिटी, प्रोसीजरल अकाउंटेबिलिटी है, जुडिशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव, पॉलिटिकल और मॉरल, है ना। तो ये 6 टाइप्स हैं। इसमें देखो फिजिकल अकाउंटेबिलिटी में क्या होगा, दिस इंश्योर्स दैट पब्लिक फंड्स आर यूज्ड अप्रोप्रिएटली। जैसे कि ये काम कौन करता है, सीएजी जो होता है भारत में, सीएजी जो संस्था है ना, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। फिर पीएसी है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, है ना, सीएजी की ही रिपोर्ट को ये और अच्छी तरीके से जांच करती है। फिर प्रोसीजरल अकाउंटेबिलिटी है, इंश्योर्स वेदर ड्यू प्रोसेस इज फॉलोड और नॉट। एग्जाम्पल, अगर कोई टेंडर निकाला है आपने, तो वो टेंडर का जो प्रोसीजर है वो प्रोसीजर फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी में इंश्योर्स दैट द वर्क एंड डिसीजंस आर इन अकॉर्डेंस विद लॉ और जुडिशियल रिव्यू इज अवेलेबल। ठीक है, आप अगर आपने स्ट्रक्चर ऑफ बेसिक डॉक्ट्राइन पढ़ा है ना, केशवानंद भारती केस, तो जुडिशियल रिव्यू उसमें इंपॉर्टेंट पार्ट माना गया है कॉन्स्टिट्यूशन का। और ये पावर है ना, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये पावर आप ले नहीं सकते, ठीक है, लोगों से। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी है, तो लोअर लेवल जो ऑफिसर्स हैं इन हायरार्की दे आर अकाउंटेबल टू हायर अथॉरिटी। फिर पॉलिटिकल में देखो एग्जीक्यूटिव इज अकाउंटेबल टू द पार्लियामेंट या फिर लेजिस्लेचर कह लो, और पार्लियामेंट टू पीपल, है ना, पार्लियामेंट जो है, लेजिस्लेचर है, वो पीपल के लिए अकाउंटेबल है, पीपल के प्रति अकाउंटेबल है। फिर मॉरल अकाउंटेबिलिटी देखो तो अकाउंटेबिलिटी टुवर्ड्स कॉन्शियंस एंड गॉड। तो ये बेसिक बेसिक छोटी छोटी बातें थी। फिर इसके बाद में देखो लास्ट में हम लोग देखते हैं बेनिफिट्स क्या है अकाउंटेबिलिटी के। अब आप ये देख लेना, आपको ऐसा लगे कि इसमें कुछ है समझाने जैसा, तो भाई मुझे कमेंट्स करके बता देना आप। फिर इट्स देखो अकाउंटेबिलिटी है तो हमने पढ़ा, ये बैलेंस क्रिएट करता है किसमें, ड्यूटीज और राइट्स के बीच में। ये प्रिवेंट करता है मिसयूज ऑफ राइट्स, इंश्योर करता है ऑब्जर्वेंस ऑफ ड्यूटीज, इंक्रीज करता है ये ट्रांसपेरेंसी इन एडमिनिस्ट्रेशन। फिर ये इंक्रीज करता है पब्लिक ट्रस्ट इन एडमिनिस्ट्रेशन, स्टैब्लिश करता है हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, और करप्शन, नेपोटिज्म और रेड टेपिज्म, लाल फीताशाही जैसी चीजों को ये एलिमिनेट करता है। तो ये था भाई एथिक्स का लास्ट लेक्चर। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, और आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। आगे लॉ का और ऑडिट का जल्दी ही करते हैं, और ठीक है, तो फिर बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में।